कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है उनके ऊपर दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं। जी हाँ, करीब बॉलीवुड में 1 मिनट के डेब्यू से लेकर उन्होंने अपने मुकाम को यहां तक पहुंचा लिया है कि आज सिर्फ उनके नाम से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हम सबके चहीते द फैमिली मैन मनोज बाजपेयी की। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच अविनाश, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए करने के लिए। अ, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मैं इतनी सारी अच्छी बातों का हकदार नहीं हूँ अभी। अभी अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि हर काम के साथ आपका प्यार जो है इसी तरह से हमें मिलता रहे। बिल्कुल सर, आप बेशक हकदार हैं और ये सिर्फ मैं नहीं, आपके सभी फैंस का मानना है, सभी क्रिटिक्स का मानना है। जब भी स्क्रीन पर आते हैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लाते हैं। तो मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत शुरुआत से करूंगा और पहला सवाल जो आपसे पूछूंगा वो ये कि आपने ये कब तय किया कि आपको एक्टर बनना है? मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था। जब से मैंने होश संभाला, पता नहीं, मेरे माँ बाप फिल्में देखने के बड़े शौकीन थे, तो हमें भी फिल्म दिखाने लेके जाते थे। और जब जब मैं फिल्में देखता था तब तब यही लगता था कि मुझे ये भी यही करना है। तो याद नहीं आता कब से, लेकिन हमेशा से ऐसे ही लगता रहा कि मुझे फिल्म करना। पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता था। सिर्फ नाटक और कविता पाठ करने में मुझे ज्यादा मजा आता था। तो 1994 में आपकी एक फिल्म रिलीज हुई थी द्रोह का, जिसमें आपका बहुत छोटा सा करीब 1 या 2 मिनट का किरदार था। तो उस बॉलीवुड डेब्यू से लेकर अभी तक की जो आपका सफर रहा है, वो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और जो पहली किरदार था, जो पहली फिल्म का जो पहला किरदार था, उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, मैं उस समय तक मैं बॉम्बे में नहीं था। मैं दिल्ली में थिएटर करता था और उससे थिएटर करते हुए ही थिएटर करने के अंतिम समय में मैं बैंडिट क्वीन में एक अच्छा रोल कर चुका था, मान सिंह का। और उसके बाद मुंबई आया था और गोविंद निहलानी जी के पास गया था और सुना था कि वो एक फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत ही प्रिय मित्र अभी आशीष विद्यार्थी उसमें बहुत बड़ा रोल कर रहे थे। तो उन्होंने ही मुझे बताया, तो मैं गया वहां मिलने के लिए उनसे। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई रोल है ही नहीं, और जो रोल बचे हैं वो तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि तुमने थिएटर किया है और शेखर कपूर के साथ फिल्म की है। तो मैंने कहा, सर जो भी रोल है आप मुझे दे दो, मुझे आपके साथ काम करना है। तो बेचारे बहुत ही हिचकिचाते हुए उन्होंने ये वाला रोल मुझे बताया और मैंने कहा कि सर यही दे दीजिए मुझे। मुझे बस सेट पे रहना है, नसीर साहब, ओमपुरी साहब रहेंगे, उनको देखूंगा ही, उसी से वही अच्छा लगेगा मुझे। और गोविंद जी मुझे डायरेक्ट करेंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। तो मैंने अ, कोई चॉइस नहीं था सिवाय इसके कि मैं उस रोल को करूं, जबकि गोविंद जी नहीं चाहते थे कि मैं करूं। सर, द फैमिली मैन 2 ने तो बेशक गर्दा मचा के रखा है। जो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो जब वो आपको ऑफर हुआ, तो क्या कैसा रिएक्शन था आपको? आपको क्या लगा था इस सीरीज के बारे में? आप देखिए, पहला सीजन हमें हमने देख रखी थी, हमें दिखाया गया था जो 2-3 एपिसोड। उससे मुझे ये बात तो लग गई थी कि ये हमारे पास में एक कंटेंट बहुत बढ़िया है। और ये भी मुझे पता था कि अगर लोगों को श्रीकांत तिवारी पसंद आएगा तो फिर हमारा सीरीज निकल जाएगा। अगर श्रीकांत तिवारी ही पसंद नहीं आया तो लोग फिर इस सीरीज के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। आ, मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि उनको ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया और उन्होंने इसके प्रॉब्लम के साथ, इसके फैमिली के साथ, उसके उसके व्यवहार के साथ, जैसा भी श्रीकांत तिवारी है उसके साथ लोगों ने बहुत रिलेट किया। वो हमारे लिए सबसे बड़ा सक्सेस था कि लोग श्रीकांत तिवारी में अपने आप को देखने लगे थे। और जिसके कारण पहला सीजन बहुत बहुत ज्यादा उसको सफलता मिली थी। अब उसको पार करने का सपना तो आप देख ही नहीं सकते थे। वो बहुत मेरे ख्याल से कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी एक्टर इस तरह का जो अपार सफलता मिली थी उसको पार करने का हम सपना नहीं थे। हम सोच रहे थे कि उतनी सफलता मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, या फिर उससे अगर 10% कम भी मिलेगा, 20%, तब भी ये सेकंड सीजन का जिंक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। ये जो मिल रहा है अविनाश, ये मेरे ख्याल से ऐतिहासिक है। ये मैं कहूंगा कि
सीरीज की दुनिया का अ, शोले, सत्या, बाहुबली, गैंग्स ऑफ वासेपुर है। ये ये कुछ अलग है। ये जो हो रहा है ये कुछ अलग ही हो रहा है। ये अब आगे हमको अब सिर्फ अपना काम करना है, ये और इसकी आशा नहीं रखनी है कि इतनी इतनी ऐसी सफलता हमें या किसी को मिल जाए। आप सिर्फ काम कर सकते हो। ऐसी सफलता या तो आपको आपके जीवन में मिलती है या नहीं मिलती। ये आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते। सर सीरीज के बहुत सारे जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं, सीन्स है, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं। चाहे वो आपका अपने कॉर्पोरेट बॉस की पिटाई करने वाला सीन हो, या फिर जो छोटे मोटे जो फैमिली के जो सीन है। तो जब ये सारा शूट हो रहा था, जब बातचीत होती थी, तो क्या कुछ ऐसा लगता था कि यार ये सीन तो शायद बवाल मचा देगा? अब मैं कॉन्फिडेंट था कि ऑफिस सीन लोगों को अच्छा लगेगा। मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि जो आईटी कंपनीज हैं या जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनका एक कल्चर है। और उस कल्चर में जो डिलीवर करने की डिमांड होती है, और और आप उसमें अ, जो कम उम्र के लोग आपको जो ज्ञान देते हैं, इससे सब खफा रहते हैं वहां। और लेकिन हेल्प नहीं कर पाते। मुझे पता था कि ये कहीं ना कहीं ये काफी हिट करने वाला है लोगों को। लेकिन इतना ज्यादा लोग रिलेट करेंगे उस पूरी प्रॉब्लम से, ये हमें नहीं पता था। मुझे लगा था कि लोग इससे रिलेट करेंगे शायद, जो कॉर्पोरेट वाले हैं उनको लगेगा कि हाँ ऐसा ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बट नाउ मीम फैक्ट्रीज आर चर्निंग आउट मीम्स, एंड जिस तरह से उसको उसका इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं वो लोग, या मैरिज काउंसलर का के सीन का, ये और प्लस मेरे और शारिब के बीच के जो बातचीत का, या मेरे और मेरे बेटे के बीच के बातचीत का, या चेन्नई में शारिब के पूरे परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है बाकी तमिल एक्टर्स के साथ में उसका, ये हमें नहीं पता था कि ये इस तरीके से रिसीव किया जाएगा, ऐतिहासिक तरीके से। दिस इज अविनाश, ये कुछ अलग हो रहा है, और कुछ नया हो रहा है। ये हम इसके लिए हम भी तैयार नहीं थे। सर जैसे मेरी जानकारी में जब सीजन 1 प्रीमियर हो रहा था, तभी इसके सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी थी, इसका शूट शुरू हो चुका था। तो सीजन 3 को लेकर क्या कुछ माहौल है? कब रिलीज होगा? कब हम आपको दोबारा देख पाएंगे? शायद शायद हम लोग सीजन 3 का की शूटिंग कर चुके होते, या कुछ एक शेड्यूल हो चुका होता, अगर ये कोरोना का समय नहीं होता तो। कोरोना के समय के कारण इसका पूरा सीजन 2 की पोस्ट प्रोडक्शन में ही काफी समय चला गया। तो जो सीजन 3 की अपनी जो स्टोरी लाइन है, वो तो है उनके दिमाग में या पेपर पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि सीजन 2 का पोस्ट प्रोडक्शन जो है वही खत्म नहीं हो रहा था। प्लस राज एंड डी के किसी और चीज में भी बिजी थे, पहले का कमिटमेंट था उनका। सीजन 3 की एक बार प्लेटफॉर्म अमेजोन और राज एंड डी के और इन सब के साथ, हमारे साथ में सबके साथ बातचीत आगे बढ़ना शुरू हो, तो फिर लिखाई वगैरह भी शुरू करेंगे। इसमें टाइम लगेगा अभी, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल दैट, इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम बिकॉज ऑफ द कोरोना एंड द रिस्ट्रिक्शन। सर आपने अभी तक जितने भी किरदार किए हैं, आपके कहीं ना कहीं हर किरदार अलग होता है। वहीं अगर आप सेम किरदार भी करते हैं, तो भी उसमें कुछ ना कुछ एक टच या शेड अलग मिलता है। तो किरदारों को चुनने का आपका पैमाना क्या है? किरदारों को चुनने का पैमाना एक सबसे जरूरी होता है कि मेरे लिए, कि क्या मैं इसके साथ कुछ नया कर पाऊंगा, क्या मैं कुछ नया दे पाऊंगा, क्या कुछ नया करने की कोशिश मैं कर सकता हूं इस किरदार के साथ, या फिर वही जो किया हुआ है वही आएगा, या फिर कुछ जो लोगों ने किया हुआ है उससे कुछ अलग नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले मैं ये चीज देखता हूँ स्क्रिप्ट और किरदार में। अगर मुझे लगता है कि कुछ बहुत नया हो सकता है, तो उसको लेने की कोशिश करते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। इस फैमिली मैन के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। अगर आप फैमिली मैन के पहले के सारे आप कंटेंट देखेंगे सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो कंटेंट में मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मैं कर चुका था और मुझे लग रहा था कि मैं वहां पे जाके कुछ नया नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ नया ढूंढ रहा था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मुझे इतना पता था कि मैं क्या नहीं ढूंढ रहा हूँ। और जब राज एंड डी के
मुकेश छाबड़ा ने मुझे फोन किया और कहा कि राज एंड डीके आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले थे, और जब उन्होंने 20 मिनट में ही मुझे जब उसका पूरा सिनॉप्सिस बताया, उसी समय मैंने कहा कि आई एम डूइंग इट। बिकॉज मुझे लगा कि इंटेलिजेंस एजेंट एकदम मिडिल क्लास आदमी और आम जिंदगी की समस्याओं से, तकलीफ से जूझ रहा है, इसको कुछ नया बना सकते हैं, इसमें कुछ हम लोग ऐसा कर सकते हैं जिससे कि बाकी सारे लोग, सारी दुनिया जो है उससे रिलेट करे। तो वो आइडिया जो था, आई वॉज सोल्ड ऑन दैट, और मैं जानता था कि ये लोग अच्छा ही लिखेंगे। तब भी मैंने कहा कि आप 2 एपिसोड आप मुझे पढ़ने के लिए दे देना। देन दे सेंट इट टू मी एंड आई न्यू दैट राज एंड डीके वुड राइट समथिंग लाइक दिस। एंड मुझे, मेरे पास में एक आइडिया था कि मैं इसको परफॉर्म कैसे करूंगा, क्या इंटरप्रिटेशन के साथ मैं उसको करूंगा, किस तरह के से मैं उसको नया कर सकता हूँ। ये आइडिया था मुझे। मुझे सिर्फ उस पे कुछ एक अपनी प्रिपरेशन करनी थी, कुछ प्रैक्टिस करनी थी, और बाकी सब आपके सामने है। बिल्कुल सर, इसमें जो सीरीज में जो श्रीकांत तिवारी है वो एकदम कॉमन मैन दिखाया गया है, लेकिन अभी तक जो मूवीज आती रही हैं, चाहे वो ओटीटी पे रहा हो चाहे वो बॉलीवुड में रहा हो, उनमें एजेंट को एक सुपर हीरो की तरह दिखाते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। तो कहीं ये डर था दिमाग में या कहीं शंका थी कि व्हाट इफ अगर ये दर्शकों ने पसंद नहीं किया, तो कि एक एजेंट है वो भी इतना आसान, इतना सिंपल, इतना जी, देखिए, यही चीज इस सीरीज की सबसे अच्छी बात लगती है मुझे, कि वो जितने सारे मिथ हैं इंटेलिजेंस एजेंट के, वो सबको ब्रेक करती है ये सीरीज। और खास करके आपको ये भी बताती है कि हमारे कंट्री में या किसी और कंट्री में जो रियल इंटेलिजेंस एजेंट होता है, वो किस हालात में काम करता है, और कैसे कैसे उसके अंदर में कंट्री को सर्व करने का इतना बड़ा पैशन है। जबकि सच सच ये भी है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंट पूरे साल कोई हादसा नहीं होने देता है इस कंट्री पे, तब उसकी तारीफ नहीं होती, क्योंकि कोई जान नहीं पाता है कि उसने क्या कमाल का काम किया, कि कई सारे अटैक उसने बर्स्ट सीधी। कर दिए। हाँ, लेकिन अगर एक अटैक हो जाता है तो सारे लोग इंटेलिजेंस की तरफ उंगली उठाते हैं। तो ये इतना थैंकलेस जॉब है। सीजन 1 में श्रीकांत तिवारी का एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि उन्हें अब हमें हर बार जीतना होता है, उन्हें सिर्फ एक बार। एंड दैट्स हाउ इट कैन बी समड अप। सर, ये इंटरव्यू आपके जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो सत्या हो या सरदार खान हो, उनके डायलॉग के बिना हुआ है, तो प्लीज हमारे दर्शकों के लिए एक एक डायलॉग हो जाए। मैं ऐसे डायलॉग नहीं बोल पाता अविनाश, मैं सच में कहूँ, मुझे बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एक जोन में जाना पड़ता है, फिर जाकर के वो डायलॉग जिस तरह से निकला था तभी निकल पाता है। मैं डायलॉग वाला एक्टर नहीं हूँ मैं। बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, सीन में घुसना पड़ता है। लेकिन आपको जो अच्छा लगता है, आपको कौन सा डायलॉग इतना बढ़िया लगा कि आपने ये डिमांड कर दिया? सर, मुंबई का किंग कौन? अरे यार, वो तो बड़ा मुश्किल है, बहुत हाई पिच होता है। लेकिन राजनीति का डायलॉग जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।